पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, आज अपना अंतिम पाठ बचा है जो छठी इकाई में पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। और इस पाठ से देखें तो 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी पर्यावरण में जो वर्तमान में समस्याएं आ रही हैं, चाहे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इन समस्याओं के निराकरण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, समाधान के, उनके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। और अंत में वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनका समाधान करने के लिए, हल करने के लिए कौन कौन से इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए गए पूरे विश्व स्तर पर, किस प्रकार की संस्थाओं का गठन हुआ जो इन समस्याओं के हल करने के लिए क्या कर रही हैं, प्रयास या उपाय कर रही हैं। तो सबसे पहले देखिए पर्यावरण का अर्थ। देखिए, पर्यावरण अपन जानते हैं कि हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। जैसे शब्दों में देखें तो पर्यावरण शब्द का निर्माण परि प्लस आवरण से हुआ है। सामान्य शब्द परि, चारों ओर आवरण का मतलब घेरा हुआ है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ कि बाहरी आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर जो भी प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक आवरण है वही वास्तविक अर्थों में क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। यानी हमारे चारों ओर देखें तो प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक जो आवरण है, जो घिरा हुआ है चारों ओर, वही वास्तविक अर्थों में क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। यानी हमारे चारों ओर का आवरण है जिसको अपन पर्यावरण कहते हैं। परि प्लस से आवरण होता है, चाहे प्राकृतिक से देखें, चाहे भौतिक देखें, चाहे सामाजिक देखें, जिसके अंतर्गत अपन रहते हैं, और उसको ही अपन क्या कहते हैं, जो हमें चारों ओर से घिरा वो पर्यावरण कहलाता है। एक परिभाषा आपको याद रखनी, कई बार प्रश्न आ जाए तो। सीसी पाई के अनुसार, एक विद्वान हुए सीसी पाई, उन्होंने पर्यावरण की क्या परिभाषा दी है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर, यानी मनुष्य देखें तो एक विशेष स्थान पर देखें, विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है, इसे ही पर्यावरण कहा जाता है। दोबारा से देखिए, सीसी पाई के अनुसार कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर, कि मनुष्य को देखें तो एक विशेष स्थान पर, विशेष समय में, यानी उस विशेष समय में जिन संपूर्ण परिस्थितियों से, यानी जो संपूर्ण परिस्थितियाँ उसे घेरे रहती हैं चारों, इसे ही पर्यावरण कहा जाता है। तो पर्यावरण की एक परिभाषा याद करनी। उसके बाद देखिए पर्यावरणीय समस्याएं, तो सबसे अर्थ पहला आता है प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ और परिभाषा अपन देखेंगे। प्रदूषण अंग्रेजी शब्द के पॉल्यूशन का अनुवाद है और मूल रूप से लैटिन भाषा के शब्द पॉल्यूटिव से बना है। यानी लैटिन भाषा का कोई पॉल्यूटिव था, उससे शब्द क्या आया, पॉल्यूशन आया, और जिसका अर्थ होता है दूषित करना, यानी दूषित कर देना, किसी क्षेत्र को प्रदूषित कर देना, वही क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। क्योंकि अपन देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकृति में बदलाव हुए, मानव ने कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए और उसके कारण देखें तो मानव की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही, और उसके कारण प्रदूषण भी क्या हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है। परिभाषा याद करनी, राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति के अनुसार, यानी एक ही परिभाषा आपको याद रखनी है बस, कि प्रदूषण कहते किसे, कि वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। यानी राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति के अनुसार एक परिभाषा देखें तो वायु में देखें, जल में देखें तथा पृथ्वी के देखें तो भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुण, यानी भौतिक जो गुण है, जो रासायनिक गुण है या जो जैविक गुण है, उसमें नकारात्मक यानी विपरीत, यानी इसमें नकारात्मक जो इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो मानव के लिए मतलब विपरीत हो, नकारात्मक उनका प्रभाव, उसको क्या कहा जाता है, प्रदूषण कहा जाता है। नकारात्मक मतलब इस प्रकार के प्रदूषण हो गए, जैसे पूरे मानव को देखें या मानव सभ्यता को देखें तो क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, तो वो सब क्या कहलाएंगे। यानी राष्ट्रीय प्रदूषण जो एक शोध समिति बनी, एक आयोग बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, उसने एक परिभाषा दी कि चाहे वायु, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, इसके भौतिक मतलब यहाँ पर जो भी जल की भौतिक अवस्थाएं हैं, या पृथ्वी है या वायु है, या इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहे, या जैविक, यानी जैविक जो गुण हैं इसके स्वाभाविक, उसमें नकारात्मक यानी विपरीत जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो हानिकारक है, वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं, प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। जैसे अपन वायु देखते हैं कि धुआं हो गया, जहरीले गैसें मिल गई, तो वायु में क्या हुआ, विपरीत परिवर्तन हुए।
भौतिक देखें या रासायनिक देखें, रासायनिक कारकों से, तो वो क्या हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। इसी प्रकार जल में देखें अपन अपशिष्ट हो गया या गंदे जल की निकासी है, तो जल का जो स्वाभाविक गुणवत्ता थी उसमें क्या हुआ, विपरीत या नकारात्मक परिवर्तन हुआ। तो इन नकारात्मक परिवर्तनों को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो आपको प्रदूषण की परिभाषा याद रखनी है। फिर सबसे पहले वायु प्रदूषण और इसके दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम। देखिए वायु प्रदूषण अपन जानते हैं कि वायु में देखें तो अपन वायुमंडल में देखें तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर अन्य गैसें ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.003%। इस प्रकार अन्य गैसों की क्या है, मात्रा है। लेकिन अपन देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण में लगातार क्या हो रहे हैं, वायु में प्रदूषित हो रही है और उस पर क्या पड़ रहा है, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे जो वायु प्रदूषण हुआ, चाहे हानिकारक गैसें मिली, धुआं मिला या प्रदूषण फैलाने वाले और स्रोत इससे मिले, तो इस वायु प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम है, देख लीजिए। पहला है मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी मानव स्वास्थ्य पर देखें तो इसका प्रभाव क्या रहता है, प्रतिकूल रहता है या विपरीत रहता है। दूसरा देखें वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जीव जंतु और कीटों के अस्तित्व का खतरा बनने लगता है, यानी वनस्पति पेड़ पौधे देखें इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव रहता है। जीव जंतु देखें, कीड़े मकोड़े देखें, इनका अस्तित्व पर खतरा बनने लगता है, यानी धीरे धीरे देखें तो जीव जंतु हैं, कीड़े हैं, मकोड़े, इनका जो अस्तित्व है वो क्या हो सकता है, समाप्त होने लगता है। जलवायु, वायुमंडलीय दशाओं, इन पर भी प्रतिकूल प्रभाव होता है, चाहे जलवायु देखें या वायुमंडल की जो भी दशाएं हैं इस पर भी इसका प्रतिकूल या विपरीत प्रभाव रहता है। जलवायु में परिवर्तन होता है, ओजोन परत में क्षरण होना, क्षरण का छिद्र होना, या ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव लगातार देखें तो ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, इस प्रकार की जो गैसें मीथेन है, ऑर्गन है, इन गैसों में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और इसका भी क्या होता है, विपरीत प्रभाव दिखाई देता है। महानगरों या नगरों पर देखें तो कोहरे के गुंबद बन जाते हैं, यानी बड़े बड़े महानगर नगर हैं, इनमें भी देखें तो चारों ओर धुंध या कोहरा छा जाता है। गुंबद का मतलब धुआं छा जाता है, जैसे अपन देखते हैं अभी आगे पराली जलाने का मौसम आता है तो दीपावली के आसपास दिल्ली में भी देखें तो पूरा कोहरा या गुंबद छा जाता है, इतना प्रदूषण क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम है। तो बहुत अच्छे से देखने, या तो इस तरह से प्रश्न आ जाए कि आप दिल्ली जैसे बड़े महानगर में रहते हैं तो वहाँ किस प्रकार के प्रदूषण की समस्याओं का आपका सामना करना पड़ेगा, या फिर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव या कोई 4 क्या लिखिए, दुष्परिणाम लिखिए। तो बहुत अच्छे से देखने, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न इस पाठ में से पूछा जाएगा और 2 नंबर का ये पाठ है कि मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी यहाँ के पेड़ पौधे, पूरी वनस्पति, जीव जंतु ये कीट वगैरह हैं, उनके अस्तित्व क्या होता है, खतरा बनने लग जाता है, यानी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, उनके अस्तित्व पर धीरे धीरे खतरा बनेगा। जलवायु और वायुमंडलीय दशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी जलवायु देखें या यहाँ वायुमंडल की जो दशाएं हैं उन दशाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव होता है। जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी आज कभी मौसम में बदलाव, कभी बारिश नहीं होनी जिसमें बारिश हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, ओजोन पर तो सुन रहे हैं क्षणगांव छिद्र होना है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। और बड़े महानगरें नगरें, उनमें कोहरे के गुंबद धुआं छा जाता है चारों। तो ये सब वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव आपको याद करने हैं। उसके बाद देखिए वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय या वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के कोई 4 उपाय। देखिए इसके विपरीत लिख देने, बस सरल ही पाठ है वैसे। पहला क्या है कि प्रदूषण रोकने के लिए क्षेत्र के कुल भाग पर कम से कम 33% भाग पर क्या करना, वृक्षारोपण करना। यानी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सबसे पहला उपाय कि प्रदूषण को रोकने के लिए कुल जो क्षेत्र का भाग है उसके कम से कम 33% भाग पर क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, पेड़ लगाए जाए। दूसरा देखें वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए, यानी वाहनों से जो प्रदूषण निकल रहा है, जहरीला धुआं निकल रहा है, उस पर ऐसे उपाय किए जाएँ कि प्रदूषण को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। तीसरा देखें ईंट भट्टों एवं बर्तन पकाने से उद्योगों को शहर से बाहर स्थापित किया जाए, यानी बड़े बड़े जो ईंट भट्टे हैं या बर्तन पकाने के जो भी उद्योग हैं उनको शहर से क्या लगाया जाए, बाहर स्थापित किया जाए। चौथा देखें
उद्योगों में नवीन तकनीक का उपयोग एवं शहर से बाहर स्थापित किए जाए, यानी बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनमें नई तकनीक का मतलब ऐसी नई तकनीकें आ गई जिससे वो प्रदूषण कम करें या पोल्यूशन कम फैलाएं, और हो सके तो उनको बड़े जो शहर हैं महानगर हैं उनसे क्या स्थापित किया जाए, बाहर स्थापित किया जाए, जिससे जो धुआं निकलता है उनसे प्रदूषण होता है उसका प्रभाव वहाँ के लोगों पर दिखाई न दे। तो ये है वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय 4 अच्छे से याद करने। उसके बाद देखिए चीन रेड अलर्ट क्या है। बीच में से बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि चीन रेड अलर्ट क्या है, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का बहुत अच्छे से याद करना कि 30 नवंबर 2015 को देखें तो चीन में इस वर्ष दूसरी बार गहरी धुंध में लिपट गया, यानी पूरे चीन में देखें तो ये घटना है 30 नवंबर 2015 को। जब चीन देखें तो इस वर्ष दूसरी बार ऐसा हुआ कि पूरी गहरी धुंध छा गई चारों। 23 शहरों का करीब 5,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र धुंध की गिरफ्त में आ गया, यानी 23 जो शहर थे उनका देखें तो करीब 5,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था वो पूरा धुंध की गिरफ्त में। धुएं ने उसको, जो धुंध निकल रही थी उसने चारों ओर से को कैद कर लिया। चीन को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। रेड अलर्ट का मतलब एक इस प्रकार की योजना बनानी पड़ी, आपातकालीन ये सूचना उसको जारी करनी पड़ती। इसके अंतर्गत देखें तो औद्योगिक संयंत्रों के उत्पादन में कटौती या पूर्णतः बंद, यानी बड़े बड़े जो औद्योगिक संयंत्र थे उनके उत्पादन से जो धुआं निकलता था उसमें कटौती की गई या उनको पूर्णतः बंद किया गया। सड़कों पर ढुलाई कार्य बंद कर दिया गया, यानी सड़कों पर जो ढुलाई कार्य था वो बंद हो गया। ट्रकों का आवागमन बंद हो गया, यानी ज़्यादा बड़े जो ट्रक थे उनका जो आवागमन था उसको बंद कर दिया गया। चीन में 200 से ज़्यादा जो एक्सप्रेस हाईवे थे वो यातायात के लिए बंद कर दिए गए, यानी पूरे चीन में देखें तो 200 से ज़्यादा बड़े जो एक्सप्रेस हाईवे थे, माल ढुलाई का जो कार्य हो रहा था उसको भी सरकार ने क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। तो ये था चीन रेड अलर्ट, यानी आपातकालीन एक इस प्रकार का चीन में जारी किया गया था जिसको चीन रेड अलर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है 2 नंबर का, याद करना है कि चीन रेड अलर्ट क्या है, इससे आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। कि 30 नवंबर 2015 को देखें तो चीन में इस वर्ष दूसरी बार गहरी, यानी बहुत ज़्यादा गहरी धुंध चारों ओर लिपट गया, छा गई। 23 बड़े जो शहर थे उनका करीब 5,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देखें वो पूरी धुंध उसकी गिरफ्त में आ गया, कैद हो गया चारों। चीन को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा, यानी पूरे चीन को देखें तो एक रेड अलर्ट आपातकालीन इस प्रकार की सूचना जारी करनी पड़ी। इसके अंतर्गत देखें औद्योगिक संयंत्रों के उत्पादन में कटौती, यानी बड़े बड़े जो औद्योगिक संयंत्र थे जो उनमें उत्पादन हो रहा था उसमें कटौती, उनको पूर्णतः बंद कर दिया गया। सड़कों पर जो ढुलाई कार्य हो रहा था उनको बंद कर दिया गया। ट्रकों का जो आवागमन था उसको बंद कर दिया गया बड़े बड़े। और चीन में देखें तो 200 से ज़्यादा जो बड़े एक्सप्रेस हाईवे थे वो भी यातायात के लिए क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए थे। तो ये था चीन रेड अलर्ट। उसके बाद दूसरा अपना जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण किसे कहते हैं, छोटा प्रश्न आ सकता है। देखिए अपन देखते हैं कि वर्तमान में जल प्रदूषण की एक ज़्यादा समस्या सामने आ रही है कि जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला अवांछित परिवर्तन वही हो गया, यानी जल के जो भौतिक गुण थे या जो रासायनिक हैं या जैविक जो विशेषताएं जल उसमें होने वाला अवांछित, यानी जो जिसको अपन चाहते हैं इस प्रकार विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे मानव और जो समस्त जीव जंतु है उस पर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। वही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं कि जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं, यानी भौतिक देखें या रासायनिक देखें या जैविक विशेषताएं जो जल की होती हैं स्वाभाविक, उनमें होने वाला जो भी अवांछित, यानी जो नए चाहा गया इस प्रकार का जो विपरीत परिवर्तन होता है जिसे मानव और समस्त जीवों पर, यानी मानव पर देखें और समस्त जीव जंतुओं पर देखें तो इसका क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसे क्या कहा जाता है, जल प्रदूषण कहा जाता है। तो ये जल प्रदूषण की परिभाषा याद करनी है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। कल अपन पढ़ेंगे प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, और ये सब आपको याद करने और चीन रेड अलर्ट को भी अच्छे से याद करना। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। कल अपन आगे पढ़ेंगे।